कैसे हो बच्चों? आशा करती हूँ कि सभी बच्चे ठीक होंगे। और जो हमारी पिछली वीडियो थी उपसर्ग और प्रत्यय की, सभी ने देखी होगी और समझा होगा। मैंने उसमें उपसर्ग और प्रत्यय को समझाने का प्रयास किया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको समास के बारे में बताऊंगी। ये हमारा जो सेतु अभ्यास है उसकी दूसरी कार्यविधि है, या इसे गतिविधि मान सकते हैं आप। पहली उपसर्ग और प्रत्यय थी और दूसरी है समास। इसे कार्यपत्रक 2 या कार्यपत्रक 2 बोला गया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम समास के बारे में पढ़ेंगे। तो 8वीं कक्षा तक हमने द्वंद्व समास किया है। ठीक है, द्वंद्व समास मैक्सिमम सभी बच्चे जानते हैं कि उस समास में क्या होता है। तो उस समास को करने से पहले अब हम पहले परिभाषा करेंगे अच्छे से। परिभाषा करने के बाद फिर हम समास के बारे में जानेंगे, उसके कितने आगे भेद हैं। तो सबसे पहले बच्चे परिभाषा। तो समास की परिभाषा क्या है? भिन्न अर्थ रखने वाले दो शब्दों या पदों के मेल से बना तीसरा नया शब्द या पद समास या समस्त पद कहलाता है। तो यहाँ पर ध्यान से परिभाषा को समझेंगे। भिन्न अर्थ रखने वाले मतलब अलग अलग अर्थ रखने वाले दो शब्दों को। ठीक है, कोई भी दो शब्द होंगे, दोनों का अर्थ है वो अलग अलग होगा। मान लीजिए एक ये शब्द हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, इसका अपना अर्थ होगा, इसका अपना अर्थ होगा। ठीक है, तो उनके मेल से जो तीसरा नया पद बनेगा, इनको प्लस करके जो एक तीसरा नया पद बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा समास कहलाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि समास होगा कैसे। तो उसके बाद देखिए बच्चे, यहाँ पर एक हमने बात पढ़ी है, दी गई है पूर्व पद और उत्तर पद। तो इसको साथ के साथ हमने लिखते हैं कि जो हमारे पास दो शब्द होंगे ना, ये हमारा होगा पूर्व पद और ये हमारा होगा उत्तर पद। ठीक है, ये पूर्व पद और ये उत्तर पद। ठीक है, ये प्रथम पद या द्वितीय पद, लेकिन इनका नाम है बच्चे पूर्व पद और उत्तर पद। ये दोनों पद होंगे। ठीक है, पद या शब्द। ठीक है, तो इनका अपना अर्थ होगा। जैसे एक उदाहरण के रूप में बताती हूँ। जैसे पहला शब्द हमारे पास है देश। ठीक है, और दूसरा हमारे पास शब्द है भक्त। तो अब ये दो शब्द अलग अलग हैं। देश का अपना मीनिंग है कोई भी कंट्री। ठीक है, भक्त अपना किसी भी भक्ति करने का, भगवान की भक्ति करने वाला। ठीक है, भक्त जो होता है वो भक्ति करने वाला होता है। अब हमने इन दोनों को मिला दिया। ठीक है, दोनों को मिलाने के बाद क्या होगा बच्चे? एक नया शब्द बनकर आ गया हमारे सामने। ठीक है, नया शब्द क्या है? देशभक्त। ठीक है, नया शब्द बन गया देशभक्त। तो अब जो हमारे पास तीसरा शब्द बनकर आया है उसे हम बोलेंगे देशभक्त। तो इसमें जो देश है ना बेटा, देश, इसमें देश है जो, वो होगा पहला पद, और बच्चे जो भक्त है ना वो होगा दूसरा पद। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाने के बाद एक हमारे पास नया शब्द बनकर आ गया, उसे हम बोलेंगे देश भक्त। मतलब जो देश की या अपने देश की भक्ति करता है उसे कहते हैं देशभक्त। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा पूर्व पद और उत्तर पद। यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आगे देखो बच्चे, यह तथा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समस्त पद बनता है समास प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो जो ये हमने प्लस करके दोनों शब्दों को जोड़ करके बनाया है, एक पहला पद और उसको दूसरे पद में जोड़ा है, उसके बाद एक नया पद तैयार हो गया है, ये हमारी समास की प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रोसेस या समास की प्रक्रिया। तो इस तरीके से नए शब्द बनते हैं बच्चे। आपने देखा होगा संधि में भी इसी तरीके से नए शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन बेटे संधि में कभी भी दो शब्दों का मेल नहीं होता है। ठीक है, संधि में दो शब्दों का मेल नहीं होगा, उसमें वर्णों का मेल होगा। ठीक है, उसमें वर्णों का मेल होगा। तो यहाँ पर जैसे में हमने उसमें संधि जब हम करते हैं तो हमेशा ध्यान रहेंगे जो जुड़ेंगे ना वो दो वर्ण ही जुड़ेंगे, अ प्लस अ, तो ये आ बन जाएगा। यहाँ पर शब्दों का मेल नहीं होगा, वर्णों का मेल होगा। लेकिन समास में बच्चे शब्दों का मेल होगा। ये आपको बात याद रखनी है कि समास है जो उसमें शब्दों का मेल होगा, संधि में वर्णों का मेल होता है। कई बार ये क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है कि संधि और समास में क्या अंतर है। तो इस बात को हमने ध्यान रखना है कि बिल्कुल छोटा सा आंसर है कि
समास में दो शब्दों का मेल होता है और संधि में दो वर्णों का मेल होता है। ठीक है, तो ये हमारे समास हो गए। यहाँ पर एक उदाहरण और देख कर समझाते हैं कि जैसे समझ में आ जाए आपको। जैसे ये हमारा हो गया राजा एक शब्द, ये हो गया हमारा पुत्र दूसरा शब्द। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाने के बाद बच्चे बन गया राजपुत्र। ठीक है, अब क्या हो गया, ये हमारा पहला पद है, ये हमारा दूसरा पद है, मतलब ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। ठीक है, जब इन दोनों को मिलाएंगे हम तो एक नया शब्द हमारे सामने आएगा राजपुत्र। अब मीनिंग तो इसका यही है कि राजा का पुत्र। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का अलग अलग है। राजा मतलब किसी भी देश का, किसी भी जगह का राजा, और पुत्र मतलब किसी का भी बच्चा, बालक। तो इन दोनों का अपना अलग अलग अर्थ है, लेकिन जैसे ही ये दोनों मिलेंगे एक नया शब्द होगा, उस शब्द का एक नया अर्थ होगा। अब यहाँ पर राजपुत्र शब्द है ना, जो किसी और के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा, सिर्फ राजा के पुत्र के लिए ही प्रयोग किया जाएगा। तो ये अंतर है यहाँ पर समास में कि कैसे हम समास को बनाते हैं और कैसे उनके अर्थ को बदल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी वो मिलेगा एक नया शब्द बनेगा तो उनका जो अर्थ है वो भी अलग ही होगा, वो वही अर्थ नहीं रहेगा। ठीक है बच्चे, आगे जानते हैं। वैसे तो समास है जो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा कर्मधारय और ये द्वंद्व समास है वो तत्पुरुष समास के ही पार्ट है। ठीक है, तो ये तत्पुरुष समास के ही पार्ट है, तो इसको हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। द्विगु और कर्मधारय है जो वो तत्पुरुष समास के पार्ट है, द्विगु समास और कर्मधारय। ठीक है, वैसे होते हैं 4 समास। सबसे पहले होता है तत्पुरुष समास। ठीक है, इनके नाम बता रही हूँ। पहले होता है तत्पुरुष समास। ठीक है, छोटी क्लासों में थोड़ा सा अलग अच्छे तरीके से बताया जाता है, लेकिन थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। दूसरा होता है बच्चे बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास, और तीसरा होता है बच्चे ये वाला द्वंद्व समास, और चौथा होता है बच्चे अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब जो 2 समास है ना, द्विगु समास और कर्मधारय समास, वो इसके पार्ट है। ठीक है, इसके आगे 2 पार्ट हैं, एक द्विगु और दूसरा कर्मधारय। ठीक है, इसको आगे से ध्यान से हम समझेंगे। तो ये हमारे समास के भेद हैं। सबसे पहले तत्पुरुष, फिर बहुव्रीहि, फिर द्वंद्व, फिर अव्ययी भाव समास, और जो कर्मधारय और द्विगु समास है वो तत्पुरुष समास के ही उदाहरण हैं, मतलब पार्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं द्वंद्व समास में क्या है। परिभाषा समझ में आ गई होगी आसानी से। तो इसकी एक छोटी सी परिभाषा और है, वो है परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जिनका आपस में संबंध है, उन शब्दों का जो मेल होगा तो वो समास भी समास कहलाएगा। ठीक है बच्चे, आगे बच्चे इसमें क्या होता है, एक होता है समास विग्रह। इसको हम समझ लेते हैं यहीं पर कि समास विग्रह क्या होता है। ये हमने समास पढ़ा है, समास प्रक्रिया क्या होती है। आगे एक इसी का पार्ट होता है समास विग्रह। ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि तभी तो हम समास को तोड़ सकेंगे और जोड़ सकेंगे। जोड़ना हमें आ गया तो तोड़ना भी आना चाहिए। ठीक है, तो समास विग्रह क्या होता है ये हमें यहाँ पर समझना है। जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक शब्द है राजपुत्र। ठीक है, एक शब्द है हमारे पास राजपुत्र। तो हमने क्या किया बच्चे, इसको तोड़ा, अलग अलग किया। जैसे राजा, ठीक है, का पुत्र, इसको हमने ये तोड़कर बना दिया। ठीक है, ये हो गया समास विग्रह। ठीक है, जब हम इसको इकट्ठा करके दोबारा से इसको जोड़कर लिखेंगे, समस्त पद बनाएंगे, तो ये बन जाएगा समस्त पद राजपुत्र। तो ये समस्त पद है और ये समास विग्रह है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। समास विग्रह होता है जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं। ठीक है, उनके बीच में जो भी विभक्ति होती है वो लगा दी जाती है, उसे कहते हैं समास विग्रह। लेकिन समस्त पद में क्या होता है, विभक्ति का लोप हो जाता है, विभक्ति दिखाई नहीं देती है और एक समस्त पद बन जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम जानते हैं
सबसे पहले द्वंद्व समास के बारे में जानते हैं। तो द्वंद्व समास होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हों, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो और उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो, तो द्वंद्व समास कहलाता है। अब थोड़ा सा परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं कि द्वंद्व समास होता क्या है। ये हमने 8वीं कक्षा तक किया ही है, सभी बच्चों ने किया है, लेकिन थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे कि होता क्या है। इसमें भी बच्चे ना, समास कोई भी हो, सभी में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, सभी में 2 पद होंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। तो ये जो द्वंद्व समास है हमारा, इसमें प्रधान होंगे दोनों ही, दोनों का अपना अपना अर्थ होगा, लेकिन दोनों ही प्रधान होंगे। मतलब एक पद का दूसरे पद के बिना कोई अर्थ नहीं रहेगा। ठीक है, या यूं कहें कि ये एक तरीके से इनको जब हम विग्रह करते हैं, इनके बीच में और या इस प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, समस्त पद का विग्रह करने पर बीच में क्या करेंगे, और या एवं शब्द लगाना पड़ता है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण के साथ बताती हूँ। जैसे भी ये हमारे पास है माता पिता। ठीक है, अब ये माता पिता है ना, अब ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। अब ये दोनों ही प्रधान है, दोनों ही मुख्य है, तभी तो इनका विग्रह होकर के माता और पिता बना। अगर माता माता ही लिखा होता तो क्या होता, माता, किसी भी, कोई भी माता, किसी की भी माता। ठीक है, तो माता और पिता, यहाँ पर दोनों पद है, तो दोनों का अपना ही एक अलग वो है, अलग, दोनों ही प्रधान है। ठीक है, इनका मतलब एक को हटाएंगे तो दूसरे का फिर कोई मूल्य नहीं रह जाता। मतलब कहने का ये है कि इसमें दोनों ही पद प्रधान होंगे, एक पद कोई भी प्रधान नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें दोनों पद समान होंगे, या यूं कहें कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक भी होते हैं। ठीक है, तो जो हम इसमें जो विलोम शब्द पढ़ते हैं वो भी इसी द्वंद्व समास में ही आते हैं। जैसे माता और पिता है जो एक दूसरे के विलोम है। ठीक है, तो वैसे ही देखो बच्चे, आगे थोड़े से उदाहरण और कर लेते हैं। तो परिभाषा समझ में आई होगी। जिस समास में पूर्व पद उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, मुख्य होते हैं, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो, मतलब स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं, उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो जाता है। संयोजक ये है बच्चे, और जोड़ने वाला। संयोजक का मतलब होता है जोड़ने वाला, तो इनका लोप हो जाता है। लोप मतलब वो गुम हो जाता है। देखो, जब ये, अब ये समास है माता पिता, इसके बीच में ये लगा हुआ है योजक चिन्ह, इसे बोलते हैं हाइफन। ठीक है, योजक भी बोलते हैं इसे। तो ये लगा होता है द्वंद्व समास में, लेकिन जैसे ही इसको हटाएंगे तो इसके स्थान पर या तो और आएगा, ठीक है, या आएगा, या एवं आएगा, कुछ भी आए, लेकिन आएगा जरूर इन दोनों पदों के बीच में। इन दोनों पदों को जोड़ने का काम करेंगे ये वाले योजक शब्द। ठीक है, तो आगे देखिए बच्चे, इसी तरीके से राम कृष्ण, तो यहाँ पर देखिए इसमें हाइफन जरूर लगा होता है। अब यहाँ लगा नहीं रखा ना, तभी देखो राम कृष्ण, राम और कृष्ण। अब ये हमारा संयोजक शब्द है, मतलब योजक शब्द है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। भाई बहन, भाई और बहन। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सुख दुख, सुख और दुख। ये सारे ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। ठीक है, तो जो इसमें द्वंद्व समास है उसमें विलोम शब्दों का ही प्रयोग होता है। तो और एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। उल्टा सीधा, ठीक है, उल्टा सीधा, जब इसको हम विग्रह करेंगे तो इसके स्थान पर और आ जाएगा, और उल्टा और सीधा। ठीक है, उसी तरीके से स्वर्ग नरक, तो जब स्वर्ग और नरक को विग्रह करेंगे बच्चे तो इसके स्थान पर, हाइफन के स्थान पर और आ जाएगा, और। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने का काम करेगा, स्वर्ग और नरक। तो उसी तरीके से अपना पराया, ठीक है, अपना पराया, ये भी एक दूसरे के विलोम शब्द हैं और द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो इनके बीच में हाइफन लगा होता है। ठीक है, ये याद रखना है, हाइफन लगा होता है। अपना पराया, जैसे ही हाइफन को हटाएंगे हम, जैसे ही हाइफन को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपना और पराया। ठीक है, हाइफन के स्थान पर और शब्द लगेगा। ठीक है, तो ये द्वंद्व समास है। ये हमने 8वीं कक्षा तक
किया है, सभी हमारे जो प्रश्न अभ्यास है उसमें हमने इसको किया है। ठीक है, आगे देखिए बच्चे, द्वंद्व समास आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है बच्चे द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास है जो मैंने आपको बताया था कि ये कौन से समास का भाग है, ये कर्मधारय समास का ही एक भाग है। ठीक है, तो द्विगु समास बड़ा ही आसान सा समास है, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा। पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो, संख्यावाचक हो, और वो द्विगु समास कहलाता है। बड़ी छोटी सी परिभाषा है। अब यहाँ पर इस शब्द के अंदर ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है। पूर्व पद मतलब पहला पद, संख्यावाचक, वाचक होता है बताने वाला। ठीक है, वाचक होता है बताने वाला। अब संख्या को बताने वाला होगा पहला पद, तो वो होगा द्विगु समास। ठीक है, कोई भी पहला पद मतलब इस समास में पूर्व पद जो भी होगा उसके अंदर संख्या छिपी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इस प्रकार से संख्या छिपी होगी। तो जैसे ही आप संख्या देखोगे आप उसी टाइम पहचान जाओगे कि ये समास कौन सा है। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के रूप में देखिए नवरत्न। अब नव शब्द है ना, जो नव है जो वो 9, जो हमारा हिंदी की संख्या है उसमें इसको 9 बोला जाता है। अब नवरत्न 9 रत्नों का समूह, मतलब 9 मूल्यवान रत्न है ना, उनके समूह को नवरत्न नाम दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए सप्तदीप। अब शब्द का मतलब होता है यहाँ पर 7। ठीक है, 7 दीपों का समूह, 7 दीपों का जो ग्रुप है, समूह है, उसको बोला जाता है सप्तदीप। तो यहाँ पर 7 है जो वो संख्यावाची है, और वो पहला या पूर्व पद है, वो संख्या के बारे में बता रहा है, तो ये हमारा है द्विगु समास। उसी तरीके से देखिए बच्चे त्रिभुवन। त्रि का मतलब यहाँ पर है, ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं, तो त्रि का मतलब होता है बच्चे 3। ठीक है, 3 भुवनों का समूह, मतलब 3 महलों का, 3 भवनों का समूह, उसे कहते हैं त्रिभुवन। जैसे त्रिमंजिला होता है वैसे ही त्रिभुवन होता है। तो यहाँ पर बच्चे जो पहला पद है, पूर्व पद है, ये त्रि है, और त्रि बच्चे संख्या वाक्य के बारे में बता रहा है कि 3 है इसका मतलब, तो 3 भवनों का समूह। ठीक है, उसके बाद देखिए सतमंजिला। सतमंजिला होता है, सत मतलब 7, सत का मतलब 7, तो 7 मंजिला का समूह, मतलब 7 मंजिलों का समूह, इसे हम बोलते हैं सतमंजिला। तो यहाँ पर देखिए बच्चे सत शब्द है जो वो 7 के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर संख्यावाची होने के कारण, पूर्व पद संख्यावाची होने के कारण यहाँ पर क्या है, ये द्विगु समास है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे चौराहा। ठीक है, चौराहा में क्या हो गया, चौराहा, 4 राहें। चौ का मतलब हो गया यहाँ पर 4। ठीक है, और राह मतलब हो गया रास्ते, तो यहाँ पर चौराहा हो गया 4 रास्ते। ठीक है, तो इस तरीके से हम नए नए शब्दों को देख सकते हैं। उसके बाद है नवरात्रि। नवरात्रि मतलब 9 रातों का समूह, नवरात्रि, नवरात्रि। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा नवरात्रि मतलब 9 रातें। ठीक है, नवरात्रों को बोलते हैं ना नवरात्रि। उसके बाद देखिए बच्चे सप्ताह। ठीक है, एक सप्ताह, यहाँ पर सप्त आ दिन। ठीक है, तो सप्त का मतलब हो गया 7 और आह मतलब हो गया दिन, तो यहाँ पर सप्ताह दिन हो गए 7 दिनों का समाहार या समूह। ठीक है, एक हमारा शब्द होता है तिरंगा, स्कूल में हम देखते हैं तिरंगा। यहाँ पर रंग हो गए 3। ठीक है, तो ती का मतलब यहाँ पर हो गया 3। ठीक है, तो 3 रंगों का समूह होगा, उसे बोलते हैं हम तिरंगा। ठीक है, तो ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज के लिए प्रयोग होता है तिरंगा शब्द। तो इस तरीके से हमने समझे हैं। 1-2 उदाहरण और देख लेते हैं बच्चे। नवग्रह। ठीक है, 9 ग्रहों का समूह, उसे नवग्रह कहते हैं। और बच्चे त्रिवेणी। त्रिवेणी, अभी जो महाकुंभ हुआ था त्रिवेणी संगम। ठीक है, त्रिवेणी, यहाँ पर त्रिवेणी मतलब 3 वेणियों का, 3 धाराओं का समूह है जो, उसे कहते हैं त्रिवेणी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया द्विगु समास। तो समझ में आया होगा, बड़ा ही आसान है। पूर्व पद होगा
संख्यावाची, कोई भी पूर्व पद है वो हमारा संख्यावाची होगा, और दूसरा पद है जो उसमें वो संज्ञा होगा। तो पूर्व पद संख्या के बारे में हमें बताएगा कि वो संख्या में कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, संख्या के बारे में बताएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं हम तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास का पहले परिभाषा देखते हैं। जिस समास में पूर्व पद गौण उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। पूर्व पद पहला पद, उत्तर पद दूसरा पद। ठीक है, तो इसमें क्या गौण का मतलब होता है इसका इतना वो मुख्य नहीं होता जितना मुख्य जो दूसरा पद होता है। मतलब होना तो उसका जरूरी है, लेकिन वो अप्रधान होता है, प्रधान नहीं होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि जो पूर्व पद है वो प्रधान नहीं होगा, लेकिन उसका होना तो जरूरी है, लेकिन इसमें प्रधान जो होगा वो बेटे उत्तर पद होगा। तो इस तरीके से तत्पुरुष समास बनेगा। ठीक है, तो कैसे इसके बारे में हम समझेंगे। इसमें देखिए बच्चे, तत्पुरुष समास की मैंने बताया था आपको 2 भेद होते हैं, द्विगु और कर्मधारय। उसको हम बाद में करेंगे, पहले तत्पुरुष समास के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। तो इसमें क्या होगा बच्चे, तत्पुरुष समास में जो ये जितने भी हमारे कारक होते हैं ना, सभी कारकों का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें कर्ता कारक को छोड़ करके जितने भी कारक हैं उन सब का प्रयोग होता है। जैसे कर्ता ने कर्म को, कर्म से शुरू होता है। ठीक है, कर्म को करण से, ये जो कारक की जितनी भी भक्तियां होती हैं ना वो सारी इसमें प्रयोग होंगी। ठीक है, संप्रदान के लिए, ये हमने 8वीं कक्षा में 7वीं में किए हुए हैं कि कारक की विभक्तियां बताइए, कारक किसे कहते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सब हमने पढ़ा हुआ है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, और संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे रे। तो इसमें समास में, तत्पुरुष समास में, एक तो कर्ता एक संबोधन, ये 2 कारकों की विभक्ति है ना उसका प्रयोग नहीं होगा, बाकी सभी कारक की विभक्तियों का इसमें प्रयोग होगा। तो इसमें एक बात हमें समझ में आ गई कि पूर्व पद मुख्य नहीं है, इसमें मुख्य है उत्तर पद। ठीक है, हमने अभी अभी जो द्विगु समास पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि पूर्व पद होता है जो वो संख्यावाची होता है। ठीक है, इसमें पूर्व पद है जो वो मुख्य नहीं होगा, लेकिन उसका होना जरूरी है, उसके बिना कार्य भी नहीं होगा, मतलब उसके बिना समास नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें जिस समास में शामिल शब्दों में अर्थ की दृष्टि से पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद प्रधान हो, ठीक है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। बात समझ आई यहाँ पर। तो आगे इसके थोड़े से उदाहरण देख लेते हैं। जैसे युद्ध भूमि। ठीक है, युद्ध भूमि, इसका उदाहरण है युद्ध भूमि। अब युद्ध है इसमें, ये इसका पूर्व पद है और भूमि इसका उत्तर पद है। तो युद्ध के लिए भूमि, देखो युद्ध शब्द का होना तो जरूरी है, नहीं तो के लिए भूमि का तो पता अकेले तो इसका अर्थ नहीं आएगा, लेकिन भूमि कौन सी है वो यहाँ पर ज़्यादा जरूरी है। तो उत्तर पद है ना जो, वो यहाँ पर प्रधान है। ठीक है, भूमि कौन सी है, युद्ध की है, किसकी है, वो पता चलेगा हमें इससे। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चे, ये जो के लिए है ना, ये हमारे एक कारक की विभक्ति है। अब इसमें से जब हम, ये समस्त पद है और ये इसका विग्रह किया गया है। जब विग्रह करते हैं ना तो बच्चे, तो जितने भी कारक हैं उनकी विभक्तियां बाहर आ जाती हैं। अब ये के लिए है ना जो हमारे संप्रदान कारक है ना उसकी विभक्ति है। के लिए है जो वो संप्रदान कारक की विभक्ति है, संप्रदान के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो युद्ध के लिए भूमि। अब ये तत्पुरुष समास तो है, तो संप्रदान तत्पुरुष समास हम इसे कहेंगे। वैसे ये तत्पुरुष समास है। तो अगर कई बार ऑप्शन में दे देते हैं क्वेश्चनों में कि संप्रदान है, कर्म है, तो इसका पता लगाने के लिए जो हमारे कारक है ना उनकी विभक्तियों के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चे, तो ये हमारा है तत्पुरुष समास, लेकिन कौन सा है, संप्रदान तत्पुरुष समास, क्योंकि ये के लिए है जो इसका ही चिन्ह है। आगे देखिए बच्चे, धनहीन। धन यहाँ पूर्व पद है और हीन शब्द है जो वो यहाँ पर उत्तर पद है। ठीक है, हीन शब्द है जो वो उत्तर पद है, तो यहाँ पर हो जाएगा धन से हीन।
ठीक है। धन से हीन मतलब जो धन से हीन है वो गरीब होगा। तो दिनचर्या, दिन यहाँ पूर्व पद है और चर्या ये उत्तर पद है। तो दिन की चर्या मतलब डेली का जो रूटीन है उसे कहते हैं हम दिनचर्या। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसमें समझना है। आगे नीति निपुण, नीति पूर्व पद है, निपुण उत्तर पद है। तो नीति में निपुण, ठीक है। तो ये हमारा तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण हैं। कुछ और उदाहरण देखते हैं। जनप्रिय, तो जन में इसमें जनप्रिय में जन है जो वो हमारा पूर्व पद है और प्रिय है जो वो हमारा उत्तर पद है। तो जब इसका विग्रह किया जाएगा तो इसका बनेगा जन को प्रिय। ठीक है, जो व्यक्ति जन को प्रिय होता है मतलब सभी लोगों को प्रिय होता है उसे बोलते हैं जनप्रिय। ठीक है, तो ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। आगे देखिए बच्चे, गृहागत, जो गृहागत, तो गृह एक पूर्व पद हो गया, घर और आगत आया हुआ मतलब घर को आया हुआ। ठीक है, जो घर को आया हुआ है उसे बोलते हैं गृह आगत। तो यहाँ पर को इसमें जो विभक्ति है वो इसमें दिखाई नहीं दे रही है इसमें। तो जब इसका हम विग्रह करेंगे तो बनेगा गृह को या घर को आया हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये तत्पुरुष समास को किया। तो इनकी प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी, इनको समझना बड़ा ही आसान है, बस प्रैक्टिस करनी है इसमें। तो आशा करती हूँ बच्चे यहाँ तक आपको समझ में आए होंगे 3 समास। तो बाकी के अगले समास हम अगली वीडियो में करेंगे। तो यहाँ तक आपने कर लेना है अच्छे से, फिर हम इसका अभ्यास भी करेंगे। ठीक है, तो तब तक बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें। जिस समास के बारे में समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार मुझसे पूछें। और अगर वीडियो अच्छी लगे, मेरा प्रयास अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कहीं पर कोई आपको दिक्कत है या फिर किसी प्रकार की भी कोई समस्या है तो एक बार मुझे उसमें ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चे।